किसी ने बहुत ही ठीक कहा है कि हम इंसान आदत से मजबूर होते हैं। चलो ठीक है, बहुत मुश्किल है आदतों को चेंज करना, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर कुछ गुंजाइश हो। गुंजाइश नहीं, पूरा का पूरा पिटारा है आपके पास। यानी कि ऐसी 8 आदतों के बारे में आज आप जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। क्योंकि आज की ऑडियो बुक समरी स्टीफन कावी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की सीक्वल है। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ द 8th हैबिट, जिसे लिखा है स्टीफन कावी ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो द 8th हैबिट खुद की आवाज को ढूंढने और दूसरों को उनकी आवाज ढूंढने में मदद करने के बारे में है। ये अपनी असली काबिलियत को समझने और अपने टैलेंट, पैशन और कमिटमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बदलाव और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में है। ये समरी आपको आम इंसान से कामयाब इंसान बनने में हेल्प करेगी और साथ ही आप कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जानेंगे जो कभी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे थे। तो आप अपनी वॉइस को कैसे ढूंढ सकते हैं, आप एक्सीलेंस और जिंदगी का मकसद कैसे पा सकते हैं, किसी महान काम से जुड़ने के लिए आप किस तरह लोगों को लीड कर सकते हैं। आप इस समरी से ये सब और दूसरी कई सारी चीजें सीखेंगे। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द पेन यानी कि दर्द के बारे में। तो यहाँ पर अब हम आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आजकल ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, जैसे कि मैं थका हुआ हूँ, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ और खाली महसूस करता हूँ, कोई मेरे काम की तारीफ नहीं करता और मेरे बॉस को ये भी पता नहीं है कि मैं किस काबिल हूँ। मुझे नहीं लगता कि काम में, घर में या समाज में मेरी जरूरत है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ बिल पे करने के लिए हूँ। मैं कोई भी चेंज नहीं ला पा रही हूँ, शायद मुझ में वो काबिलियत ही नहीं है। मैं बहुत ही खाली महसूस करता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी बेकार लगती है। मुझे लगता है कि कहीं किसी चीज की कोई कमी है। मैं बहुत अकेली हूँ। मैं काम में पीठ पर छुरा घोंपने वाली पॉलिटिक्स से तंग आ चुकी हूँ। मैं बोर हो चुका हूँ, मैं सिर्फ समय काट रहा हूँ। मुझे काम के बाहर ज्यादा संतुष्टि मिलती है। मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मैं घर या काम दोनों में ही कुछ नहीं बदल पा रहा हूँ। तो ये घर में रहने वाले या काम करने वाले दोनों ही तरह के लोगों की शिकायतें हैं। ये माता पिता, मैनेजर्स, मजदूर, प्रोफेशनल्स, एग्जीक्यूटिव्स, उन सभी की शिकायतें हैं जो अपना इम्पैक्ट डालने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब वो तकलीफें हैं जो उन्होंने महसूस की है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनर्जी से भरे हुए काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। स्टीफन कावी अक्सर अपनी ऑडियंस से पूछते हैं कि आप में से कितने ये कह सकते हैं कि आपकी कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉइज उनकी जॉब की जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंस, टैलेंट और क्रिएटिविटी रखते हैं। तो ऑडियंस में से कई लोगों ने इस बात को माना और ऑडियंस में से कईयों ने ये माना कि उन्हें कम फायदे के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 37% एम्प्लॉइज को पता होता है कि उनकी कंपनी का गोल क्या है और क्यों है। 5 में से सिर्फ 1 एम्प्लॉय ने ये माना कि वो ये समझते हैं कि उनका काम और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करने के बाद भी ज्यादातर लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें वो काम कर रहे हैं आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने काम से संतुष्ट नहीं है या अपने काम को लेकर के एक्साइटेड नहीं है। वो निराश महसूस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले लोगों के इंटेलिजेंस, पैशन और टैलेंट का बेस्ट बाहर ला पाने की क्या पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल कीमत चुकानी पड़ेगी? इसके बारे में सोचिए। इसी कारण हमें 8th हैबिट की जरूरत है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1989 में पब्लिश हुई थी। इसीलिए बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या ये आज के डिजिटल युग में इफेक्टिव साबित होगी? स्टीफन कवी ने इसका हमेशा एक ही जवाब दिया है कि जितना ज्यादा बदलाव आता है, चैलेंज उतने ही मुश्किल होते जाते हैं और द 7 हैबिट उतनी ही इफेक्टिव होती जाती है। द 7 हैबिट्स इफेक्टिवनेस और अच्छे कैरेक्टर का यूनिवर्सल और टाइमलेस प्रिंसिपल है। लेकिन आज के युग में एक्सेल करने के लिए हमें इफेक्टिवनेस से भी कुछ ज्यादा चाहिए। नए दौर में हमें ग्रेटनेस और फुलफिलमेंट की जरूरत है। एक नए माइंडसेट और नई स्किल सेट की जरूरत है और वो है द 8th हैबिट। द 8th हैबिट अपनी वॉइस ढूंढने और दूसरों को उनकी वॉइस ढूंढने के लिए इंस्पायर करने के बारे में है। लेकिन वॉइस का क्या मतलब है? तो ये हमारे पैशन, जरूरत, टैलेंट और कॉन्शियस का कॉम्बिनेशन है। जब आप खुद को एक ऐसी एक्टिविटी में लगाते हैं जिसमें आप अपना टैलेंट इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पैशन को बाहर लाता है, जिससे आपकी जरूरतें पूरी होती है और जो आपके कॉन्शियस को पुकारता है, वही आपकी वॉइस है, वही आपकी आवाज है, वही आपकी कॉलिंग है। इस कहानी में आप एक ऐसे आदमी के बारे में जानेंगे जो अपनी वॉइस ढूंढ लेता है
और दूसरों को उनकी वॉइस पाने में हेल्प करता है। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं। इस बैंक का मिशन है गरीबों को माइक्रो क्रेडिट देना। माइक्रो क्रेडिट यानी छोटे लोन। यूनुस और उनका स्टाफ गरीबों को छोटा लोन देते हैं ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। यूनुस और उनका स्टाफ गरीबों को छोटा लोन देते हैं ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। ग्रामीण बैंक की कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी, जब यूनुस बांग्लादेश की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे। वो वहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे और उन्होंने अपनी पीएचडी यूनाइटेड स्टेट्स से की थी। उस समय बांग्लादेश में अकाल पड़ा हुआ था। वहाँ बहुत से लोग सड़कों पर कंकाल की तरह घूमा करते थे और भूख से मरने का इंतजार किया करते थे। तब यूनुस को लगा कि उन्होंने इकोनॉमिक्स से जो भी कुछ सीखा है वो बस खोखली बातें हैं। वो बस थ्योरी के रूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई में वो लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं बना सकते। तब यूनुस कैंपस से निकलकर लोगों के बीच पहुंचे। वो ये जानना चाहते थे कि वो किस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किस तरह उनकी तकलीफों को कम कर सकते हैं और कैसे उन्हें भुखमरी से मरने से बचा सकते हैं। तभी यूनुस एक औरत से मिले जो कि काम के तौर पर बांस की चेयर बनाती थी। उन्होंने जाना कि वो औरत एक चेयर से सिर्फ $2 ही कमाती थी। यूनुस को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतनी मेहनत करके इतनी हाई क्वालिटी की चेयर बनाता है, लेकिन उससे इतना कम पैसा कमाता है। उस औरत ने उन्हें बताया कि उसके पास बांस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए उसे एक व्यापारी से बांस खरीदने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। और उस उधार की शर्त ये थी कि वो औरत अपना बनाया हुआ सामान सिर्फ उस व्यापारी को ही बेच सकती है और किसी को नहीं। और तो और सामान का दाम भी वही व्यापारी तय करता था कि वो उसके बदले कितने पैसे देगा। यूनुस यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उस औरत को अपना बिजनेस चलाने और परिवार पालने के लिए बस थोड़े से पैसों की ही जरूरत थी। यूनुस को उस गांव में उस औरत की तरह और बहुत से लोग मिले जो उन्हीं हालातों में फंसे हुए थे। उन्होंने 42 लोगों की एक लिस्ट बनाई। यूनुस को पता चला कि उन 42 लोगों को सिर्फ कुल $27 की जरूरत है, जिससे वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तो यूनुस ने अपने पास से पैसे निकालकर उन लोगों में बांट दिए। उन्होंने उन लोगों से कहा कि ये उधार है और वो उसे अपनी सुविधा के हिसाब से लौटा सकते हैं। इससे वो अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं और अपनी बेची हुई चीजों से पहले से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। यूनुस के दिए हुए मौके से वे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। यूनुस ने खुद से पूछा कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। वो एक लोकल बैंक में गए और पता किया कि क्या बैंक गरीब गांव वालों को पैसा उधार दे सकता है ताकि वो लोग अपना खुद का काम शुरू कर सके। तो बैंक का मैनेजर ये सुनकर के चौंक गया और इस बात से पूरे तरीके से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये नामुमकिन है, क्या तुम पागल हो? हम इन गरीब लोगों को पैसे उधार कैसे दे सकते हैं? वो उनके पैसे कभी नहीं लौटा पाएंगे। बैंक के मैनेजर ने यूनुस को बैंक के बड़े ऑफिसर्स के पास जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने भी यूनुस से वही कहा जो मैनेजर ने कहा था। कई दिन तक बैंक के चक्कर लगाने के बाद यूनुस आखिर में खुद उस उधार के गारंटर बनने को तैयार हुए। उन्होंने कहा, जहां भी जरूरत है मैं वहां साइन करूंगा, बस मुझे पैसे उधार दीजिए ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। बैंक के ऑफिसर्स ने कहा कि गरीब लोग उन्हें कभी भी पैसा वापस नहीं करेंगे, लेकिन यूनुस ने जवाब दिया, मैं ये चांस लेने को तैयार हूं। तो इस तरह गांव वालों को उधार मिला और वो अपना काम शुरू कर पाए। यूनुस बहुत ही ज्यादा खुश हो गए क्योंकि गांव वालों ने बहुत ही जल्द उनके पैसे लौटा दिए थे। तब बैंक ऑफिसर्स ने उन्हें कहा था कि जब उधार बढ़ जाएगा तब लोग उसे कभी भी चुका नहीं पाएंगे, लेकिन बैंक के ऑफिसर बार बार गलत साबित होते गए। समय के साथ साथ यूनुस ने 5 से 10, 10 से 50 और 50 से 100 गांवों में पैसे उधार देना शुरू कर दिया और गरीब लोगों ने हमेशा उन्हें पैसे वापस लौटाए। वो हमेशा ईमानदार रहे और उधार दिए जाने के लिए एहसानमंद रहे, लेकिन बैंक के ऑफिसर्स को उन पर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। इसीलिए आखिर में यूनुस ने अपना खुद का बैंक खोलने का फैसला किया। उन्हें पूरा यकीन था कि गरीब गांव वाले हमेशा उनका पैसा लौटा देंगे, तो उन्होंने बैंक खोलने के लिए एप्लीकेशन दी। उन्हें सरकार को मनाने में 2 साल लग गए और आखिरकार अक्टूबर 1983 को यानी कि 1983 को ग्रामीण बैंक एक ऑफिशियल इंडिपेंडेंट बैंक बन गया और आज 46,000 गाँव में ग्रामीण बैंक की 1,267 ब्रांच है, जिसमें 12,000 लोग काम करते हैं। हर साल ये बैंक गरीबों को $500 मिलियन के करीब उधार देता है। तो आपने देखा कि किस तरह मोहम्मद यूनुस ने इंसानी जरूरत को समझा। उन्होंने अपने दिल की आवाज को सुना और उस हिसाब से काम किया और अपने टैलेंट और लगन के जरिए उस जरूरत को पूरा किया।
तो आपको लोगों को इंस्पायर करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए किसी हाई रैंक वाली पोजीशन में होने की जरूरत नहीं है। अगले चैप्टर में हम और गहराई से जानेंगे कि आप अपनी आवाज को कैसे ढूंढ सकते हैं और लोगों को उनकी आवाज को ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो आइए करते हैं अगले चैप्टर की बात, द सॉल्यूशन। यानी कि कई ऑर्गेनाइजेशन में बड़े कल्चरल बदलाव जो सफलता को बनाए रखने में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में और दुनिया में योगदान करते हैं, वो सब एक इंसान से शुरू होते हैं। कई बार ये सीईओ या प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, कई बार ये एक मैनेजर या एक असिस्टेंट के जरिए होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान किस पोजीशन में था, क्योंकि उसने खुद को अंदर से बाहर तक पूरी तरह से बदल लिया था। उनकी पॉजिटिव एनर्जी, कैरेक्टर और पहल ने दूसरों को इंस्पायर किया और आगे बढ़ने में हेल्प की। उन्होंने अपनी ताकत और टैलेंट को समझा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इस्तेमाल किया। तो लोग इन बदलावों को नोटिस करने लगे और इसीलिए इन कमाल के लोगों को और भी जिम्मेदारी दी जाने लगी। उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जिसके कारण उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिस वजह से उन्हें और भी ज्यादा लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया और लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि इन लोगों ने इतना सब कैसे कर दिखाया। तो बात ऐसी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के नेगेटिव फोर्स और निराशा से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। उन्होंने ये समझ लिया होता है कि वो अपने बॉस या सीनियर्स के बदलने का इंतजार नहीं कर सकते। वो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण लोगों के बीच रहकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर उभरे और उनका ये बदलाव दूसरों में फैलने लगा। तो अब सवाल ये आता है कि एक इंसान को स्वार्थ से लड़कर, दूसरों की तरह ना जीकर अपनी अलग राह बनाने की ताकत कहाँ से मिलती है? वो इंसान ऐसा विजन और जज्बा कहाँ से लाता है? तो इसका जवाब यही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अपना असली स्वभाव और खूबी पहचानते हैं। वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके वो जो पाना चाहते हैं उसके लिए एक विजन तैयार करते हैं। वो अपने दिमाग से अपना पहला कदम उठाते हैं और अपने आसपास की जरूरतों को समझते हैं। वो उन जरूरतों को पूरा करते हुए एक बदलाव लाते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो रिमार्केबल लोग अपनी वॉइस ढूंढते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो ग्रोथ और सक्सेस का प्रिंसिपल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बदलाव लाना पसंद करते हैं। वो लोगों को उनकी वॉइस ढूंढने के लिए इंस्पायर करना पसंद करते हैं और यही सबसे सही तरीका है, चाहे वो इंसान किसी कंपनी के किसी भी लेवल पर हो। पहले उसे खुद की आवाज सुननी चाहिए और फिर दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो हम सभी इन दो रास्तों में से एक रास्ता चुनते हैं। पहला जो हमें ऑर्डिनरी बनाता है यानी कि साधारण बनाता है, और दूसरा जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है यानी कि असाधारण बनाता है। इसे ऑर्डिनरी होना इंसान की काबिलियत को कम कर देता है, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना इंसान की असली काबिलियत को बाहर लाता है। ऑर्डिनरी होने का रास्ता छोटा और आसान है, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का रास्ता ग्रोथ का है, जो आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। तो ये वॉइस ही, ये आवाज ही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच का फर्क है। हम सबके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने और कुछ कंट्रीब्यूट करने की एक गहरी इच्छा होती है। हमारे अंदर खास बनने और बदलाव लाने की इच्छा होती है। हम खुद पर और अपनी काबिलियत पर शक कर सकते हैं, लेकिन स्टीफन कवी ये दावा करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ये सब पूरा कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है। एक बार स्टीफन एक मिलिट्री बेस के कमांडर से मिले। वो कोलोनेल अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा कल्चरल बदलाव लाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो 30 साल से ज्यादा समय से मिलिट्री में थे और उस साल रिटायर होने वाले थे। तो कोलोनेल ने उस ऑर्गेनाइजेशन के कैडेट्स को सालों तक ट्रेन किया था, लेकिन फिर भी वो ये बदलाव लाना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास की कमी, आलस और बेपरवाही के रेजिस्टिंग फोर्स के खिलाफ काम करना था। तो स्टीफन ने कोलोनेल से पूछा कि आप तो भी रिटायर हो सकते हैं, इसके काम के लिए आपको अवार्ड दिए जाते, आपकी शान में दावत रखी जाती, आपका परिवार और साथी आपके साथ खुशियां मनाते, लेकिन आपने ये सब छोड़कर इस कल्चरल बदलाव के प्लान को चलाए रखना क्यों चुना? ये सुनकर कोलोनेल गंभीर हो गए और थोड़ा समय लेकर फिर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता गुजरे तब उन्होंने उनसे कुछ ऐसी बातें कही थी जो उनके लिए यादगार बन गई। जब उनके पिता मर रहे थे तब कोलोनेल उनके पास गए और उन्होंने वो सुना जो उनके पिता उनसे कहना चाहते थे। उनके पिता ने कहा कि बेटा, तुम अपनी जिंदगी मेरी तरह मत जीना। मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं ला पाया। मैं तुम्हारी माँ के लिए एक अच्छा पति और तुम्हारे लिए अच्छा पिता नहीं बन पाया। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी गलतियां नहीं दोहराओगे,
तुम अपनी जिंदगी वैसे मत जीना जैसे मैंने अपनी जिंदगी जी है। ये वो आखिरी शब्द थे जो कोलोनेल के पिता ने उनसे कहे और इसके बाद शांति से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। कोलोनेल इन शब्दों को अपने पिता के तोहफे और अमानत की तरह समझते थे। इसीलिए कोलोनेल एक बदलाव लाने के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने के लिए और दूसरों को वैसा ही करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए बेचैन थे। कोलोनेल ने यह माना कि जब वो जवान थे तब उन्होंने यही सोचा था कि वो जल्दी रिटायर होकर के आराम से जिंदगी जिएंगे। उन्होंने ये भी माना कि वो दिल ही दिल में चाहते थे कि उनके बाद आने वाला कोलोनेल उनके जितना अच्छा ना हो, ताकि लोग उन्हें एक बेहतर कोलोनेल के तौर पर याद रखें। लेकिन ये सब अपनी पिता की सीख भरी बातें सुनने से पहले की बात है। आज कोलोनेल एक अच्छे लीडर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबसे जरूरी बात, वो चाहते हैं कि उनके बाद आने वाला कोलोनेल उनसे बेहतर हो। एक ऐसा सिस्टम और प्रोसेस बनाना जिससे कि लोग अच्छे लीडर बनकर निकले, ये कोलोनेल के प्लान का हिस्सा था, जिससे कि मिलिट्री के सभी लीडर महानता और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रास्ते पर चले। चाहे आप जो भी हो, आप ऑर्डिनरी होने का रास्ता या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का रास्ता चुन सकते हैं। हम सब में वो काबिलियत है कि हम एक महान जिंदगी जीना चुन सके, चाहे वो सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि आप एक बिल्कुल साधारण सी ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहे हैं, तो अपनी वॉइस ढूंढने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। और वॉइस को ढूंढने की इस जर्नी में अगला चैप्टर कहता है एक्सप्रेस योर वॉइस। मतलब ये कि जब आप उन सक्सेसफुल आदमियों के बारे में जानते हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और जिन्होंने बड़े बड़े योगदान दिए हैं, तब आपको उनमें एक पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न है उन लोगों ने अपने 4 ह्यूमन इंटेलिजेंस को पूरी तरह से बढ़ा लिया है। अब वो 4 ह्यूमन इंटेलिजेंस कौन से हैं? वो है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। जी हाँ, मेंटल इंटेलिजेंस के लिए विजन है, फिजिकल इंटेलिजेंस के लिए डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए पैशन और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए कॉन्शियस है। तो बात ऐसी है कि हम अपने विजन, डिसिप्लिन, पैशन और कॉन्शियस को मिलाकर ही अपनी वॉइस सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी इंसान या प्रोजेक्ट में काबिलियत देख पाना ही विजन है। ये तब होता है जब हम एक प्रॉब्लम का सलूशन या उसकी पॉसिबिलिटी देख पाते हैं। जब एक इंसान के अंदर विजन नहीं होता तो वो दिमाग में कुछ क्रिएट करने की काबिलियत खो देता है और एक विक्टिम बन जाता है। इसलिए विजन को हकीकत में बदलने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जिंदगी की कड़वी सच्चाई से डील करना, और ऐसा करने के लिए जो हो सके वो सब करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। जब विजन के साथ कमिटमेंट जुड़ता है तब वो डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का ऑपोजिट इंडल्जेंस होता है। इसका मतलब है आराम और सुख से रहने के लिए हमेशा जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना। पैशन पक्के इरादे की ताकत है। ये डिसिप्लिन के लिए विजन को पूरा करने में फ्यूल का काम करती है। जब इंसान का टैलेंट उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए काम करता है तब वो पैशन होता है। बिना पैशन के एक इंसान इनसिक्योरिटी और डाउट में डूब जाता है। आखिर में सही गलत पहचानने की समझ कॉन्शियस कहलाती है। ये हमें पर्पस और कंट्रीब्यूशन की ओर ले जाती है। ये डिसिप्लिन, विजन और पैशन के लिए गाइड की तरह काम करती है। कॉन्शियस का ऑपोजिट ईगो होता है। एक इंसान जिसका अपने परिवार, समाज, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसमें ये चारों इंटेलिजेंस मौजूद होते हैं। हिस्ट्री के कुछ ऐसे लीडर्स के एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने विजन को पाया और दूसरों को इंस्पायर किया। उन सभी के पास विजन, डिसिप्लिन, पैशन और कॉन्शियस था। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स के पहले प्रेसिडेंट थे। उनका विजन था एक ऐसा नया देश बनाना जो आजाद हो और विदेशी घुसपैठ के खिलाफ यूनाइटेड मतलब एकजुट हो। वॉशिंगटन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी में लोगों को भर्ती करने का एक कमाल का तरीका सीखा। वो भेदभाव, ब्रिटिश पॉलिसी और यूएस के लैंड एक्सपेंशन में रोक लगाए जाने को लेकर के बहुत चिढ़े हुए थे। वॉशिंगटन आजादी को लेकर के काफी पैशनेट थे। महात्मा गांधी ने भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने में बड़ा योगदान दिया। हालांकि वो गवर्नमेंट में किसी पोजीशन में नहीं थे, फिर भी उन्होंने लोगों को लीड किया। गांधी ने मजबूत कल्चरल और सामाजिक स्टैंडर्ड तैयार किए। उन्होंने अपनी जिंदगी एक यूनिवर्सल कॉन्शियस के साथ जी, जो भारत के लोगों, इंटरनेशनल कम्युनिटी और यहाँ तक कि ब्रिटिश को भी आपस में जोड़ती थी। मार्गरेट थैचर एक पावरफुल देश की पहली महिला लीडर थी। वो लगातार 3 बार यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर रही। मार्गरेट को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो लोगों को डिसिप्लिन और जिम्मेदारी उठाने के बारे में एनकरेज करने के लिए पैशनेट थी। उन्होंने अपने देश को इकोनॉमिक रिसेशन यानी मंदी से बाहर निकाला। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके थे। उन्हें अपार्टाइड यानी लोगों के रंग के अनुसार भेदभाव करने के खिलाफ लड़ने के लिए
27 साल की जेल हुई थी। मंडेला जब जेल में थे तो उन्होंने बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेजेस लिखे थे। उन्होंने अपने लिखने के टैलेंट को अन्याय और रेसिज्म के खिलाफ इस्तेमाल किया। 1994 में मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। 1993 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। तो इन सभी महान लीडर्स के पास विजन, डिसिप्लिन, पैशन और कॉन्शियस था। लेकिन तब क्या होगा जब लीडर के पास कॉन्शियस के अलावा बाकी तीनों इंटेलिजेंस होंगे? क्या होगा अगर लीडर के पास कॉन्शियस के बदले बहुत बड़ा ईगो या अहंकार होगा? यही सवाल हमें हिस्ट्री के उस पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल शख्स की ओर लेकर जाता है जो और कोई नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर है। हिटलर द थर्ड राइक के अंतहीन राज और आर्यन रेस के सबसे महान और सब पर राज करने का सपना देखते थे। उन्होंने आज तक के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मिलिट्री को लीड किया था। वो एक पैशनेट स्पीकर भी थे। उन्होंने लोगों को नफरत और हिंसा करने के लिए इंस्पायर किया था। उनके फॉलोअर उनके लिए और उनके मकसद के लिए जान देने को तैयार थे। इसीलिए जब कॉन्शियस को विजन, पैशन और डिसिप्लिन से जोड़ा जाता है तब लीडरशिप पनपती है और दुनिया को अच्छे के लिए बदलती है। लेकिन जब लीडर के पास विजन, पैशन और डिसिप्लिन होता है लेकिन कॉन्शियस नहीं होता तब उसकी लीडरशिप उसके बुरे इरादों की तरह ही एक न एक दिन खत्म हो जाती है। ईगो यानी घमंड और अहंकार इंसान को हमेशा बर्बाद करता है और किसी भी बढ़ते हुए लीडर को उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमने इस समरी से क्या सीखा। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि पहले चैप्टर में आपने जाना कि किस तरह ग्रामीण बैंक के मोहम्मद यूनुस ने अपनी वॉइस को ढूंढा और दूसरों को ऐसा करने के लिए इंस्पायर किया। यही द 8th हैबिट है। ये इम्पैक्ट डालने के बारे में है, एक बदलाव लाने के बारे में है। वो लोग जिनमें द 8th हैबिट है उन्होंने बदलाव की जरूरत को देखा और सबसे पहले अपने अंदर बदलाव की शुरुआत की। दूसरे चैप्टर में आपने उन 2 रास्तों के बारे में जाना जो आप अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। पहला रास्ता है ऑर्डिनरी होने का और दूसरा रास्ता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का। आपने कोलोनेल की कहानी भी सुनी और उनमें बदलाव कैसे आया ये भी जाना। ठीक कोलोनेल की तरह ही आपको भी अपनी काबिलियत को पहचान कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के रास्ते को चुनना है। इसमें अभी भी देर नहीं हुई है। और आखिरी चैप्टर में आपने सीखा कि आपको अपनी वॉइस एक्सप्रेस करने के लिए विजन, डिसिप्लिन, पैशन और कॉन्शियस की जरूरत है। आपने कुछ महान लीडर्स के बारे में जाना जिनके पास ये सभी खूबियां थी। जैसा कि स्टीफन कवी कहते हैं, आप में बड़ी काबिलियत है। सभी इंसानों के पास ये काबिलियत होती है। हमारे पास चुनने की आजादी भी है। हमारे पास दयालुता, ईमानदारी, सेवा और नैतिकता यानी मोरालिटी जैसे प्रिंसिपल है। हमारे पास फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल 4 इंटेलिजेंस हैं। इन खूबियों को आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है क्योंकि जिंदगी को एक मकसद के साथ जीने का चुनाव ही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच का फर्क है। उम्मीद है कि ये सब जानने के बाद आप अपनी वॉइस ढूंढ पाएंगे और औरों को उनकी वॉइस ढूंढने के लिए हमेशा इंस्पायर कर पाएंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आपको ये समरी कैसी लगी? आपको कौन सी कहानी बहुत अच्छी लगी? किस कहानी ने आपको इंस्पायर किया अपनी आवाज को ढूंढने के लिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चाहे आप तारीफ करना चाहते हैं, चाहे आपको कोई बात अच्छी लगी हो, कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, कोई आइडिया हो, सजेशन हो, जो भी हो, प्लीज आप जरूर बताइएगा क्योंकि आप सभी के मैसेजेस, आप सभी का प्यार और आप सब जो भी लिखते हैं वो होता है हमारे लिए असली मोटिवेशन अगली आने वाली समरीज पर काम करने के लिए और हमेशा आप तक ऐसी समरीज पहुंचाने के लिए। तो उसमें कभी भी कमी बेसी और कंजूसी नहीं, राइट?